और एक है बेरोज़गारी। तो जो सबसे ज़्यादा चांस है जितना भी आपने पढ़ा है इसके अंदर से वही आना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और अलग बताया था कल स्पेशली कि महिलाओं का जो महत्व है वो पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों है, तो वो वाला भी क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर के 4 ही हॉट्स क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, तो वो बस पढ़ लीजिएगा। इसको आप पढ़ना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, छोड़ना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें से कोई भी बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आता भी है तो ये आता है कि भाई बेरोज़गारी क्या होती है, इसके कारण बताइए, और सरकार इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है ये बताइए। तो भाई आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हो। आपने निर्धनता में भी बेरोज़गारी के अलग अलग तरीके के प्रोग्राम पढ़े थे, वही लिखना है यहाँ पे भी। अबे भाई जब जब जो निर्धनता और बेरोज़गारी में क्या वो है, भाई बंदा निर्धन क्यों है, क्योंकि बेरोज़गार है। तो जो सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए प्रोग्राम बना रही है उसमें लोगों को अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, तो भाई जब काम मिल जाएगा तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो सरकार क्या क्या उपाय कर रही है वही प्रोग्राम लिखने हैं जो हमने निर्धनता में लिखे थे। अलग अलग तरीके के अलग अलग योजना बनाती है सरकार। तो देखते हैं अभी पहले हम बात करते हैं बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है। कह रहा है श्रम शक्ति का वह भाग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम भी करना चाहता है, काम करने के योग्य भी है, परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो अर्थशास्त्र में उन्हें जो है बेरोज़गार कहते हैं। बंदा करंट वेज रेट पे रेडी है काम करने के लिए, काम करने के योग्य भी है, मतलब फिजिकली मेंटली प्रॉपर ओके है बंदा, हाथ पैर दिमाग सब कुछ ओके काम करता है, काम करने के लिए रेडी भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसको काम उपलब्ध नहीं करा रही है। ऐसे सभी व्यक्तियों को बेरोज़गार माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये आ सकता है। भारत में बेरोज़गारी के आंकड़े के स्रोत, मतलब आपको अगर ये पता करना है कि भाई भारत के अंदर बेरोज़गारी कितनी है, तो ये डेटा आपको पता। हम कहते हैं कि भाई भारत के अंदर जो है 30% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतना बंदा जो है बेरोज़गार है। तो आपको पता कैसे चलता है, कौन डेटा कलेक्ट करता है इसका, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो जनगणना से पता चल जाता है, NSSO की रिपोर्ट से पता चल जाता है, और बेरोज़गारी के पंजीकरण के आंकड़ों से पता चल जाता है। 3 सोर्स हैं जिससे हमें जब जनगणना होती है, ये बेटा आपने स्टैटिस्टिक के अंदर भी पढ़े होंगे, ठीक है। देखो जो भी जनगणना जो होती है ना, वो एक वाइडर सोर्स है डेटा कलेक्ट करने का, किसी भी फील्ड का, किसी भी चीज़ का। जब 10 साल बाद जब जनगणना होती है तो उसमें सब चीज़ें पूछते हैं ना जी, हाँ जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कमाते कितने हैं, घर में कौन रहता है, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो सेंसस मेथड जो होता है वो भाई किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर डेटा चाहिए, अगर आपको देश के बारे में कुछ भी पता करना है उसके लिए आपको डेटा चाहिए, आंकड़े चाहिए। तो ये जो 2 सोर्स होते हैं जनगणना और NSSO, ये भाई बहुत ही बड़े मेन सोर्स हैं, आपको हर चीज़ का डेटा यहीं से मिल जाएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब आती है बेरोज़गारी के टाइप की। तो 2 बेरोज़गारी के टाइप, तो पहले हम 3 यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है खुली बेरोज़गारी, जो बेरोज़गारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उसको खुली बेरोज़गारी कहते हैं, और ये शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जो सीधा सीधा दिखाई दे रही है कि बंदा जो है ये भाई बेरोज़गार है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी रिपीटेड है एग्ज़ाम में, लेकिन अब फिर वही बात कि 1 नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है। अदरवाइज़ इसी को ही छुपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं, इसी को ही अदृश्य बेरोज़गारी भी कहते हैं। इसके 3 नाम है बेटा दूसरी वाली के, छिपी हुई बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, अदृश्य बेरोज़गारी। मतलब कि जो बेरोज़गारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, ये प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पढ़ा था ये हमने, जैसे मान लो एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, उसके अंदर 5 बंदे काम करते हैं, 1 2 3 4 5 बंदे काम करते हैं, और 5 बंदे मिलकर 10 टन का उत्पादन करते हैं। अगर मैं इसमें से 2 बंदों को हटा दूं, केवल 3 रहने दूं, तो भी ये 3 10 टन का उत्पादन करते हैं। तो भाई ये क्या बात हुई, 5 बंदे भी 10 टन का उत्पादन कर रहे हैं, 2 को हटा दिया फिर भी 3 10 टन का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब वो जो 2 बंदे हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, वो 0 है। उनका लगना या ना लगना उत्पादन पे कोई फ़र्क ही नहीं डालना। तो मुझे तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं, दूर से तो मुझे दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं,
पास से भी दिख रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन भाई वो प्रोडक्टिविटी में उनका कंट्रीब्यूशन जीरो है, कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो उत्पादन पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर हम उनको हटा दें तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने परिवार के खेतों में ही ज़बरदस्ती काम करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम के अभाव के कारण दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सोचते हैं यही परिवार के खेत में ही क्या करने लग जाते हैं, हम भी काम करने लग जाते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, ये सब इसी के ही नाम है। और मोस्टली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने के लिए मिलती है। तीसरी होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये बेरोजगारी मौसम चक्र के अनुसार होती है, ये भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है, क्योंकि कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। किसानों को कुछ महीने काम मिलता है, कुछ महीने काम नहीं मिलता, और ऐसे सभी बिजनेस, चाहे वो कोई भी, जैसे मान लो किसी का कूलर का काम है तो गर्मियों में चलेगा, सर्दियों में नहीं चलेगा। किसी का कंबल का काम है तो भाई गर्मियों में चलेगा, सर्दियों में चलेगा, गर्मियों में नहीं चलेगा। तो हर वो बिज़नेस जो कि मौसम के अनुसार चलता है वो भाई मौसमी बेरोजगार कहलाएगा, वो बंदा जो भी उस बिज़नेस को कर रहा है। 3 बेरोजगारी तो बेटा ये है, और 3 बेरोजगारी मैं आपको अभी अभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर परसों ही पढ़ा के आ चुका हूँ। पहला जो बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक देख लेना, फिर हमने पढ़ी थी संघर्षात्मक, ठीक है, और फिर मैंने आपको पढ़ाई थी चक्रीय। तो ये 3 बेरोजगारी के टाइप भी आपको पता होने चाहिए। ये दोनों तो खासकर जो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि भाई वो बेरोजगारी जो नौकरी में परिवर्तन के कारण चेंज हो जाती है उसको क्या कहते हैं, या जो इंडस्ट्री के अंदर दीर्घकालीन ह्रास के कारण, तकनीक में परिवर्तन के कारण जब बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं। तो संरचनात्मक, संघर्षात्मक और चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी काल, मंदी काल ये सब चल रहा होता है, और जब इन तेजी काल और मंदी काल की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो उसको भाई चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। बेटा इनको सिर्फ आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, इनको सिर्फ आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप 10th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, और बेटा इनके चांस 0.1% है कि इसके आप बेरोजगारी से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के प्रकार बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब नहीं आने। इतना आसान, इतना हलवा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि भाई खुली बेरोजगारी बता या प्रच्छन्न बेरोजगारी बता। बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ आप रफली माइंड में रखिए, पूरा छोड़ के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नहीं आएगा, इतना मुझे पता है। और आ भी गया तो भाई आप पढ़ते ही आ रहे हो 10th क्लास से, अभी भी मैंने आपको बता दिया, और 3 बेरोजगारी के टाइप हम वहाँ भी पढ़ के आ चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन आना है वो हम कल चारों पढ़ चुके हैं, ये तो बस मैं आपको ऐसे भी रफली पढ़ा रहा हूँ कि क्या है। अब ये कह रहा है कि भाई सरकार देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या कर सकती है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर सकती है, क्या करना पड़ेगा सरकार को बेरोजगारी को दूर करने के लिए। भाई जब इसमें हेडिंग क्या डली हुई है, रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या कर सकती है। अबे जब रोजगार उत्पन्न हो जाएगा तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। तो बंदा बेरोजगार क्यों है? क्योंकि रोजगार नहीं है। जब रोजगार ही मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को सरकारी विभागों में जो है नियुक्ति करनी चाहिए, मतलब सरकारी जॉब निकालें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां निकाले। मनरेगा जैसी योजना बनाए सरकार। मनरेगा क्या है बेटा, हमने निर्धनता वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराती है। क्या है मनरेगा? मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको सरकार ने चलाया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराती है बंदे को। जिस भी बंदे का नाम एक बार इस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर हो जाता है उसको 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलता है। और अगर सरकार फेल टू पे हो जाती है, अगर सरकार उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती 100 दिन तक, तो उसको भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है।
अगर रोज़गार नहीं दे पाती, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि उस बंदे का नाम है, सरकार रोज़गार नहीं दिला पा रही तो उसकी सरकार उसको क्या करती है, भत्ता देती है। तो ऐसे ही कुछ कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों को रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और सरकार को क्या करना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि करके रोज़गार के नए नए अवसर उत्पन्न करने चाहिए। तो उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी भाई? अबे भाई, उत्पादन में वृद्धि का मतलब है नई नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह को ओपन करना पड़ेगा, नए नए काम धंधों को ओपन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो भाई उसमें श्रमिकों को हायर करना पड़ेगा। जब हायर होंगे तो रोज़गार मिल जाएगा बंदों को। निजी उद्यमी को आगे आकर काम करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर सकती है। मतलब कि भाई हम कह रहे हैं उत्पादन में वृद्धि करके रोज़गार के नए नए अवसरों को जो है उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भाई उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी, ये क्वेश्चन है सबसे पहला। तो मैंने बोला भाई उत्पादन में वृद्धि के लिए तो नए नए उद्योग खोलने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जब नए उद्योग खुलेंगे तो भाई रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे, तब जो है श्रमिकों हायर होंगे, तब इनको जो है काम धंधा मिलेगा, और जब काम धंधा मिलेगा तब जाके उत्पादन में वृद्धि होगी। ये होगा, मतलब सब है नई नई इंडस्ट्रीज ओपन हो। तो नई इंडस्ट्री कैसे ओपन होगी? या तो सरकार खुद इंडस्ट्री ओपन करे, या सरकार को क्या करना चाहिए, निजी उद्यमी को आगे आकर काम करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करनी चाहिए। सरकार जो है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है सब्सिडी दे, उनको फाइनेंशियली हेल्प करे कि भाई आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलो, मैं आपको जो है सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी तरफ से आपको फाइनेंशियली हेल्प है, आप बस इंडस्ट्री खोलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट खुले पब्लिक खुले मैटर नहीं करता, इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, काम धंधा खुलना चाहिए। तो भाई अगर सरकार खुद खोल सकती है तो खुद खोल ले, और नहीं खोल सकती तो भाई प्राइवेट वाले एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सिडी दे उसको, फाइनेंशियली हेल्प करे, कुछ भी करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सरकार बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो ये चार्ट लिखने हैं आपको। ये फिर भी आ सकता है एक बारी को कि सरकार को बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या क्या जो है करना चाहिए। क्या क्या लिख दिया तुमने, आरबीआई से उधार, ठीक है। क्या क्या लिख रहे हो भाई, क्या बातें चल रही हैं, इधर देख लो। बीएसटी का हो गया पेपर। अब देखिए, अब जो है इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है निर्धनता को दूर करने के उपाय। ये छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं करना। यहाँ पे बेटा बस आपको इतना पढ़ना है, बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी के आंकड़े कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि बेरोज़गारी कितनी है तो उसका डेटा कहाँ से मिलेगा, ये आपको पढ़ना है। प्लस बेरोज़गारी कितने तरीके की होती है और सरकार बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या कर रही है, ये आपको पढ़ना है। और आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। 4 क्वेश्चन जो हमने कल पढ़े थे और हाँ जी सर, आपने थर्ड पॉइंट जिसमें क्या लिखा है कि बेरोजगारी को खरीदी तरह से आपने समझ सकते होगा। मतलब कि जब बंदा अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के सरकार होता क्या है, इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोज़गार दिलाने का एक वो है, ज़रिया है जो सरकार द्वारा ओपन किया गया है, जिसमें सभी बेरोज़गार बंदे क्या करते हैं, सभी बेरोज़गार बंदे अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भैया हम जो है बेरोज़गार हैं, हमको काम धंधा चाहिए, ठीक है, हम जो है इस पोस्ट के लिए काम करने के लिए कैपेबल हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप काम करना चाहते हो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर हर जगह, आपके भी घर के आसपास हर जगह, हर प्लेस पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता ही होता है, ठीक है, जहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या होता है, उन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कंपनियों के साथ टाई अप होता है, ठीक है। और जब भी किसी कंपनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, कोई भी वैकेंसी खाली होती है, तो जिन जिन बंदों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वहाँ पे जो भी बंदा उन्हें सूटेबल लगता है कि भाई ये बंदा इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, उनको कॉल करके बता दिया जाता है कि भाई इस कंपनी के अंदर जो है, इस कंपनी के अंदर हायरिंग चल रही है, आपने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था इस पोस्ट के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर सभी अनएम्प्लॉयमेंट बंदे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं कि यहाँ पे भी
इससे भी आपको पता चल जाता है कि कितनी बेरोज़गारी है। ये है यहाँ पे। और आपको बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, जो हमने कल पढ़े थे, बार बार कह रहा हूँ, जो हमने कल पढ़े थे प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वही एग्ज़ाम में आना है, कल के 4 क्वेश्चन। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आया भी तो बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी के कारण बताइए, और बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी के कारण बताइए, और सरकार बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या करती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये बहुत ही ईजी, बहुत ही अलवा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के भी नहीं जाओगे तो भी आप इसको बहुत ही आराम से लिख सकते हो। अब देखिए जी, अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। बेटा इस चैप्टर के अंदर ये जो मेरे यहाँ पे ये मैं आपको शीट भेज दूँगा, प्लीज़ इस चैप्टर को इसी शीट से पढ़िएगा। इसके अंदर वो सारे के सारे हॉट से टॉपिक हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, इसी से ही इस चैप्टर को पढ़िएगा। और बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है आधारिक संरचना। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर से 30% सिलेबस जो आपका डिलीटेड है, सब कुछ बेटा इसी चैप्टर से है। तो इस चैप्टर के अंदर जो ऊर्जा वाला टॉपिक है, जो ऊर्जा वाला टॉपिक है, वो सारा डिलीट हो चुका है, उससे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, ये पढ़ना है, और हेल्थ वाला पढ़ना है। उसके बीच में आपको ऊर्जा वाला एक टॉपिक दे रखा है, कमर्शियल सोर्स, नॉन कमर्शियल सोर्स, फलाना सोर्स, ऊर्जा के प्रकार वगैरह, ये सब डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, और इसमें भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसमें केवल वही है जितना एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, फिर हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारिक संरचना कहते हैं। कह रहे हैं आधारिक संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपना योगदान देती है। आधारिक संरचना को विकसित करके कोई देश या प्रदेश विकास के मुकाम को हासिल कर सकता है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही वो देश विकास कर सकता है, अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये है भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इसने ये बात कह दी कि भाई अगर ये होगा तो देश विकास करेगा, और अगर ये नहीं होगा तो देश विकास नहीं करेगा। कह रहा है ये देश के आर्थिक और सामाजिक दोनों चीज़ों की डेवलपमेंट में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो आखिर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, पहले हम ये देखते हैं। आधारिक संरचना में क्या क्या शामिल होता है, भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये कह रहा है कि अगर ये होगा तो विकास होगा देश का, और ये नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इनमें सारी चीज़ें लिख दी यहाँ पे। एक देश के अंदर सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजलीघर, तेल गैस पाइपलाइन, दूर संचार, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, साफ सफाई, पीने का पानी, बैंक, बीमा, मुद्रा प्रणाली, ये सब आधारिक संरचना के अंदर आते हैं। अगर आप सोचिए, अगर किसी देश के अंदर ये सब चीज़ें हो ही ना उस देश के अंदर रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पीने का पानी, बैंक, बीमा, मुद्रा प्रणाली, ये सब अगर हो ही ना, तो भाई फिर वो देश ही क्या है, वो देश थोड़ी है, फिर वो तो है ही नहीं फिर कुछ। तो इसलिए उसने बोला कि भाई आधारिक संरचना अगर होगी तो ही वो देश विकास कर सकता है, अदरवाइज़ वो विकास नहीं कर सकता। इसलिए आधारिक संरचना को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसलिए हर सरकार क्या करती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है वो ही देश विकास का मुकाम हासिल कर पाता है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता वो देश कभी भी विकास का मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा, वो केवल अंडर डेवलप्ड कंट्री ही रह जाएगा। तो आधारिक संरचना होती क्या है ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसने यहाँ पे बेटा जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं यहाँ इनने सारे लिख दिए। इसको हम 2 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। आधारिक संरचना जो है वो 2 तरीके की होती है। पहली होती है आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरी होती है सामाजिक आधारिक संरचना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक के अंदर क्या क्या आते हैं। तो ये कह रहा है कि ये वस्तु और सेवा के उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। इसके 3
क्षेत्र होते हैं ऊर्जा, परिवहन और संचार, रोड, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये बेटा किसके अंदर आती हैं, ये आपकी आर्थिक के अंदर आती हैं। और इससे किसका विकास होता है, इससे बेटा आर्थिक विकास होता है। इससे मोस्टली वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जबकि जो दूसरा होता है इसको कहते हैं सामाजिक क्या करती है, मानव विकास में इसकी भूमिका है। जबकि बेटा ऊपर वाले की किसकी उसमें इंपॉर्टेंस थी, वस्तु और सेवा के उत्पादन पे, मतलब पहले वाला जो है वो उत्पादन पे प्रभाव डालती है, वो जीडीपी पे इफेक्ट डालती है। जितना अच्छा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस देश की जीडीपी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना अच्छा देश का सामाजिक वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो उतना ज़्यादा मानव के विकास पे, उतना ज़्यादा उस कंट्री के मानव विकास होगा। अब इसमें आता क्या क्या है, इसमें एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, आवास का मतलब रहने के लिए घर वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। जिस कंट्री के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, आवास ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, वहाँ के देश के लोगों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और जिस कंट्री के अंदर ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो वहाँ के देश के लोगों का क्या होता है, वहाँ के देश के लोगों का मानव विकास इतना अच्छा नहीं होता। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा। अभी एक प्री बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आया था। अब ठीक है भाई, सब बच्चों ने ये पढ़ लिया कि भाई आधारिक संरचना क्या होती है, लिख देगा बंदा। बार बार क्वेश्चन यही आता था कि आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर बता भाई, तो बहुत आराम से लिख देता था बंदा कि भाई आर्थिक जो है इसमें रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन आती हैं, इससे जीडीपी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और सामाजिक में लिख देता था इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सब आते हैं, ये मानव के विकास में योगदान देती हैं। तो जब वो अंतर पूछता था तब तो बहुत ईजीली लिख देते थे। लेकिन अब की बार प्री बोर्ड में क्या हुआ, अब वो पता नहीं सुबह का पेपर था वो या दोपहर का पेपर था, मैं ये भूल गया, दोपहर का था वो शायद। उसने ये पूछा क्वेश्चन में कि भाई आर्थिक और सामाजिक एक दूसरे पे निर्भर कैसे हैं, ये बता। 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर का था वो, निर्भरता पूछी उसने। अब इसके अंदर ये टीआर जैन में लिखा हुआ है क्वेश्चन, टीआर जैन में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। बेटा ध्यान रखिए, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना टीआर जैन में से, टीआर जैन में जो भी हॉट से टॉपिक होते हैं ना वो ऐसे बॉक्स में करके लिखे रहते हैं, ब्लू से कलर के बॉक्स में। वो जो जितने भी टॉपिक बॉक्स में लिखे हुए हैं ना वो बेटा हॉट से टॉपिक हैं, उसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जब जहाँ पे ये टॉपिक लिखा हुआ होगा ना, ये वाला आर्थिक और सामाजिक, वहीं पे उसके आगे वाले पन्ने पे ही लिखा हुआ होगा, बॉक्स में करके देख लीजिएगा चाहे, कि आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना एक दूसरे पे निर्भर कैसे है। निर्भरता का क्या मतलब होता है, निर्भरता का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं। डिपेंड का मतलब ये है, अब आप खुद सोचो बेटा, डिपेंड का मतलब ये है कि भाई दोनों चीज़ें चाहिए कंट्री के अंदर, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर केवल एक कंट्री के अंदर आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दोगे, ऊर्जा, परिवहन, संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य है ही नहीं, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अबे भाई आप खुद सोचो, आपने एक देश के अंदर अच्छी से अच्छी रोड, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन ये सब उपलब्ध करा दिया, बिजली, ऊर्जा वगैरह सब कुछ मस्त, आवश्यकता से ज़्यादा, लेकिन उस कंट्री के अंदर ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, कुछ नहीं है, तो भाई फिर ऐसे उसका क्या फ़ायदा हुआ। केवल आर्थिक आधारिक संरचना काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर किसी देश की सरकार ने अच्छी एजुकेशन कर दी, अच्छी हेल्थ कर दी, रहने के लिए लोगों को घर दे दिए, ये बहुत ही बढ़िया कर दिया, लेकिन उसके अंदर ये ऊपर वाले नहीं हैं, उस कंट्री के अंदर ना ऊर्जा है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना इंफॉर्मेशन के सोर्स है, ये नहीं है, तो भाई फिर इसका क्या फ़ायदा जब यही सब चीज़ें नहीं हैं। तो बेटा निर्भरता के अंदर ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है दोबारा कि भाई दोनों की इंटरडिपेंडेंस बताइए कि आर्थिक और सामाजिक कैसे एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो आपको यही लिखना है कि भाई अगर एक कंट्री के अंदर ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ें नहीं है, सोचो किसी ना एजुकेशन है, ना अच्छी हेल्थ है वहाँ के लोगों की, तो वो क्या काम करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा जब हेल्थ ही नहीं है वहाँ पे उस बंदे की।
इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर आपको अगर जैसे मैंने समझाया है वो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, अदरवाइज़ TR जैन में मैं भी आपको भेज दूंगा, आपके पास बुक भी होगी, बॉक्स में लिखा हुआ है इन दोनों की निर्भरता। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिफरेंस भी आता है बहुत बारी, दोनों के मीनिंग भी पूछे जाते हैं और दोनों की निर्भरता भी एग्ज़ाम में आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये आपने अभी समझा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपने समझा। ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको हम दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो होगा आर्थिक या होगा सामाजिक। आर्थिक से GDP पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, इसमें ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि को शामिल किया जाता है। जबकि सामाजिक वाले से मानव का विकास होता है, ये एक देश के अंदर जितनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों का, मानव का विकास होता है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। देखिए जी, वैसे तो बेटा ये अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है क्योंकि इसमें से ऊर्जा वाला टॉपिक पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। तो अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बचता है, केवल 2 ही टॉपिक बचते हैं। आधारिक संरचना क्या होती है, इसके प्रकार बताइए, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आधारिक संरचना जो है वो आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान होता है, उसका महत्व बताइए। बस यही दोनों टॉपिक हैं और गारंटीड है इन्हीं दोनों टॉपिक में से एक आएगा, क्योंकि ऊर्जा वाला तो डिलीट हो चुका है। तो भाई आपको जब श्योर शॉर्ट है यही आना है, तो बहुत ही ईजी है, पढ़ लीजिए। और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। एक तो ये चीज़ पढ़नी है हमें, आधारिक संरचना, और दूसरा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के अंदर बेटा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हेल्थ को आप छोटा मोटा ना समझिएगा, हेल्थ से ही एग्ज़ाम में ज़्यादा आना है। अच्छा जी, अब हमें ये पढ़ना है कि अगर एक कंट्री के अंदर हम ये चीज़ें जो भी हमने ऊपर पढ़ी, ये वाली कि रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, अगर ये हम ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा देते हैं तो आखिर कैसे, या आर्थिक विकास कौन करेगा, आर्थिक आधारिक संरचना, ऊर्जा, परिवहन, संचार, अगर ये हम चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं तो इससे आर्थिक विकास कैसे होगा। तो सबसे पहले कह रहा है भाई अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, साफ़ सफाई, पीने के पानी, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। और अगर आपको सोचो ना अच्छी हेल्थ मिले, ना अच्छी एजुकेशन मिले, ना देश के अंदर अच्छी साफ़ सफाई हो, तो और ना पीने के लिए अच्छा पानी मिले, रहने के लिए अच्छी जगह ना मिले, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी। और जब आपको ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में मिलेंगी तो भाई आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है आधारिक संरचना की, कि इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है लोगों की। जब अच्छी हेल्थ होगी तो आप ये भी लिख सकते हो कि इससे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब भाई जब अच्छी हेल्थ होगी तो बंदा ज़्यादा जी पाएगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हिंदी में क्या लिखेंगे, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। ये भी आप एक पॉइंट बना सकते हो इसके महत्व में। दूसरा, जब संचार की सुविधाएं एक कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होती है, संचार का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। संचार की सुविधाएं जब आपको कंट्री के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जब वो बहुत ही ईजिली जो है उपलब्ध हो जाएगी, बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, तो देश से आर्थिक विकास होता है। उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादन के कारक कौन से होते हैं, उत्पादन के कारक सबसे पहला कारक जो है वो श्रमिक ही है खुद, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब उत्पादन के कारक होते हैं। तो जब एक कंट्री के अंदर ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, लाइक श्रमिकों को ही ले लीजिए, जब उसको भाई ये सब चीज़ें सही तरीके से मिलेंगी तो हमने बोला उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो भाई जब वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो इससे प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिलेगी। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को भी गुणवत्ता भरी ज़िंदगी देना, चाहे जब एक कंट्री के अंदर ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं जितनी होनी चाहिए, तो चाहे वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या कितनी भी हो,
उन सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, उन सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे कि भारत को ही ले लीजिए भाई, हम जनसंख्या के मामले में दूसरे पोर्शन पे हैं, पर आज हमारे देश के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। रोज़गार के अवसरों को क्या करता है, रोज़गार के अवसरों को बढ़ाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आउटसोर्सिंग के अंदर हेल्प करता है। तो पहले हम समझते हैं आउटसोर्सिंग में कैसे हेल्प करता है। आउटसोर्सिंग हमने जो है बेटा उस वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो टर्म 1 के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए, बाह्य प्रापण जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो काम आप खुद कर सकते हो वो काम आप खुद ना कर कर जब किसी दूसरे से करवाते हो तो उसको हम कहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। जो काम हम खुद कर सकते हैं वो काम हम जब खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं और उसके बदले में उसको पे कर देते हैं तो वो काम भाई आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो बेटा कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े काम होते हैं उस कंपनी का काम ही होता है कि दूसरी कंपनी से इस चीज़ का जिम्मा ले लेना, वो कंपनी उसको पे कर देगी और वो उसका काम करेगी। तो बेटा भारत के अंदर क्या हो रहा है, आज के टाइम में दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं और आउटसोर्सिंग का काम कर रही हैं। अपना देश छोड़कर भारत के अंदर आ रही है और यहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। मतलब यहाँ की कंपनियों को जो भी काम की ज़रूरत है हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे करवा रहे हैं, उनको पैसा दे के। तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में, अगर आपको एक याद हो, एक क्वेश्चन था वहाँ पे कि भाई आखिर भारत जो है वो आउटसोर्सिंग का सेंटर क्यों बनता जा रहा है, ऐसी क्या खास बात है भारत के अंदर। तो इसके बेटा 3 सबसे बड़े रीज़न हैं। सबसे पहली बात तो भारत के अंदर जो है चीप वर्कर अवेलेबल हैं, बहुत ही सस्ती वेज रेट पे यहाँ पे वर्कर उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो है चीप रेट पे जो वर्कर अवेलेबल है वो स्किल्ड वर्कर अवेलेबल है। और तीसरा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन 3 रीज़न की वजह से दूसरे देशों की कंपनियाँ अपना देश छोड़कर भारत के अंदर आ रही हैं आज और आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। तो आधारिक संरचना जो है वो आउटसोर्सिंग में हेल्प करता है, और जिससे अब भाई जब यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आ गई वो, अब यहाँ पे आई हैं तो भाई काम करने के लिए बंदे भी चाहिए, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। तो आउटसोर्सिंग से रोज़गार में भी हेल्प मिल रही है। तो वो हमारी कंट्री में क्यों आई, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आई। बेटा कोई भी कंपनी दूसरे देश में तब जाती है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे चीप रेट पे लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई वो वहाँ पे नहीं जाएंगी कंपनियाँ। तो क्योंकि भारत के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए वो यहाँ पे आ रही हैं। तो आधारिक संरचना क्या कर रही है, आधारिक संरचना आउटसोर्सिंग में हेल्प करती है, जिससे उस कंट्री के अंदर रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, जीवन की गुणवत्ता में लोगों की सुधार होता है और उत्पादन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। ये बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अंदर बेटा हमारे 2 पोर्शन है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है हेल्थ वाला। अब आगे जितने भी टॉपिक आने हैं वो बेटा सब हेल्थ के आने हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक जो हैं हेल्थ के आने हैं। और एक टॉपिक और है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में क्या योगदान देता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि या तो ये टॉपिक या ये ऊपर वाला टॉपिक, इन दोनों में से एक टॉपिक एग्ज़ाम में गारंटी है आएगा ही आएगा। अच्छा ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले मुद्दों के रिगार्डिंग। बेटा अब हम जितने भी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इसके नीचे जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं बेटा ये बहुत ही ज़्यादा यार, इसमें स्टार नहीं बन सकता इससे, ठीक है। इसमें अब जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, रिपीटेड।
तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ के जाइएगा, सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, भारत में आधारिक संरचना की स्थिति। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लिया है, लेकिन मेरे भाई भारत में ग्रामीण इलाकों में अभी भी पीने का पानी, साफ सुविधाएं, बिजली, ईंधन, सड़कें इत्यादि, इन सब का क्या है, इन सब का अभाव है। सबसे पहली बात तो सरकार आधारिक संरचना पे जो खर्च कर रही है वो अपर्याप्त है, मतलब कि जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए उतना पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर ही नहीं रही है। तो 2 नंबर का एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बताइए, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी है। तो ये भी आ सकता है, इसके भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चांस हैं। अब आती है बात, अब बेटा इससे नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हेल्थ से हैं, हेल्थ हेल्थ और हेल्थ, पूरा सेक्टर अब हेल्थ का, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब हेल्थ से रिलेटेड मिलेंगे। और हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट से टॉपिक है इसके अंदर। सबसे पहला है, हेल्थ होती क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है। कह रहा है स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का ना होने से नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य कार्य क्षमता प्राप्त करने की एक योग्यता है, किसी देश के संपूर्ण विकास और समृद्धि से जुड़ी एक संपूर्ण प्रक्रिया है। बेटा हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं होता कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। वो बंदा फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ से क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। उसके कार्य करने का वो बंदा, क्या लिखा हुआ है, कार्य क्षमता प्राप्त करने की एक योग्यता है, मतलब वो बंदा किसी भी काम को एफिशिएंट तरीके से पूरा कर सके, अच्छे से अच्छी तरीके से कर सके, तब हम बोलेंगे वो बंदा हेल्दी है। मतलब फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ से सही होना चाहिए। अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक हेल्दी बंदा हूँ। पता चला चलो मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मैं जो है मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, तो भाई मैं हेल्दी बंदा नहीं कहलाऊँगा। ठीक है, तो हेल्दी बंदा किस चीज़ को कहते हैं, इसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से ठीक होना चाहिए। अब आते हैं 3 नंबर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको आपके CBSE के सैम्पल पेपर में भी देखने के लिए मिला है, जो अभी पेपर प्रिंट हुआ है, जो अभी वाला जो आया है, उसमें पूछा गया है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के जो है 3 सूचक बताइए कौन कौन से होते हैं। देख लीजिएगा चाहे, जो अभी आया हुआ है टर्म 2 का सैम्पल पेपर, उसमें 3 नंबर का यही क्वेश्चन है, अच्छे विकास के सूचक बताइए। बोर्ड में, प्री बोर्ड में भी शायद आया था अभी लड़कियों वाले पेपर में। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या सूचक होते हैं। सबसे पहला होता है शिशु मृत्यु दर, इसको IMR कहते हैं। वो सारे के सारे बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं, उसको भाई शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो एक अच्छे स्वास्थ्य का सूचक के अंदर IMR का ये मतलब है कि जिस कंट्री के अंदर IMR बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस टॉपिक के अंदर आपसे पूछ क्या रहा है, पहले तो आप ये समझिए। टॉपिक के अंदर पूछ रहे हैं कि किसी कंट्री के अंदर स्वास्थ्य के स्तर को अगर जांचना है तो वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि उस कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है। ये पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन में। हम कैसे बोलेंगे कि उस कंट्री का तो भाई हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और उस कंट्री का तो हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत बेकार है, तो किस बेस पे बोलोगे आप, आपके पास क्या क्या इंडिकेटर हैं उसके लिए। तो सबसे पहले कह रहा है भाई आप IMR के बेस पे बता सकते हो। वो सारे बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं उसको IMR कहते हैं। स्वतंत्रता के समय हमारी ये जो IMR थी 218 पर 1000 थी, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चे 1 साल होने से पहले ही मर जाते थे। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, अब ये तो केवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, मतलब अराउंड एक समझ लो 10 से 15, 20 के अराउंड है। एक मेरे को परफेक्ट तो वो नहीं पता, लेकिन ये अब बहुत 15, 20, 30 से ज़्यादा नहीं, मतलब 50 के अंडर में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए। और ये कम कैसे हुई, ये कम इसलिए हुई क्योंकि हमने अपना हेल्थ सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। फिर है जीवन प्रत्याशा। एक शिशु जब पैदा होता है तो उसके स्वास्थ्य के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि वो कितने वर्ष जीवित रहेगा, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक बंदे का जीवन प्रत्याशा केवल 32 साल थी, 32 साल ऑन एन एवरेज, कि ये 32 साल जिएगा।
मतलब 32 साल के बाद ये तय है वो लुढ़केगा ही लुढ़केगा। अब मैं ये नहीं कह रहा 32 का होकर 33 में ही लुढ़क जाएगा, ऑन एन एवरेज का मतलब होता है, ठीक है 2-3 साल आगे पीछे हो जाएगा, मतलब 35 साल के बाद ये चांस कंफर्म है वो लुढ़केगा ही लुढ़केगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, भाई 35 में ही लुढ़क जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे हमने अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर लिया है कि जीवन प्रत्याशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज के टाइम में जीवन प्रत्याशा 68.5 है कि ऑन एन एवरेज बंदा 68 ईयर तो जिएगा ही जिएगा। ऑन एन एवरेज की बता रहा हूँ मैं, एवरेज का मतलब होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई पता चले 68 में ही कह रहे हो तुम तो 68 साल के बाद ही लुढ़केगा, ऐसा नहीं है। तो ऑन एन एवरेज 68 तो जिएगा ही जिएगा। आज के टाइम में हमारे पास बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज है, कैंसर तक का इलाज आज हमारे पास अवेलेबल है। एक जो बुढ़ा ऊपर लुढ़कने को होता है उसको भी हम बचा लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हेल्थ स्ट्रक्चर जो हमने ठीक किया है उसकी देन है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ करी हमने, पोषण स्तर, पहले हमारे देश के अंदर कुपोषण तो पता ही होगा, बिना एक्सरे के जिसकी हड्डियाँ दिखती हैं उसको कुपोषण कहते हैं। तो ये कब होता है, जब एक बंदे को, एक बच्चे को जितनी कैलोरी नहीं मिल पाती एक दिन के अंदर अंदर, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। जब अच्छी तरीके से खाने पीने के लिए नहीं मिलता तो भाई कुपोषित हो जाते हैं वो। तो देश की महिलाओं और बच्चे को जितना पोषक भोजन मिल पा रहा है यही देश का पोषण स्तर है। पहले के टाइम पे हम जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा कुपोषित थे, क्योंकि और फीमेल्स में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि उतना खाने के लिए नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए, क्या उतनी कैलोरी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से कुपोषित बहुत सारे थे। और जिस कंट्री के अंदर कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ये माना जाता है कि उसका हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जितनी ये कम होगी उतना अच्छा है। संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों की कितनी घटनाएं देश में घट रही हैं, उनकी संख्या के आधार पे देश का स्वास्थ्य स्तर निर्धारित होता है। मतलब कि संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां, ठीक है, ये क्या होती हैं बेटा, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक फैलती हैं, ठीक है। जैसे कि इसका जीता जागता उदाहरण है कोविड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है ना, मेरी छींक छींक है, तेरी छींक कोरोना है, ठीक है। तो पहले ऐसे, अभी 2-3 साल से तो ऐसे ही हो गया था, मेरी खांसी खांसी है, तेरी खांसी कोरोना है। तो भाई ऐसी बीमारियां, ये तो चलो कोविड है, ये तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका अभी तक हम इलाज नहीं निकाल पाए हैं। बहुत सारी हैं, एड्स है, HIV है, इनका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारे को और अपना हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। दुनिया ने वैक्सीन निकाल ली, हमने अभी तक पता नहीं क्या चल रहा है, वैक्सीन होने के बाद भी कोरोना हो रहा है, चीन दोबारा से चौथी लहर में घूम रहे हैं। तो भाई अभी डेवलप तो हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको ठीक करना पड़ेगा। तो जिस देश के अंदर ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं, अगर भाई ज़्यादा हो रही हैं तो उसका हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मतलब कि आप देखोगे जब सब ने वैक्सीन निकाल ली थी, भारत की वैक्सीन ही नहीं निकली थी, अलग अलग टेस्टिंग ही हुई जा रही है, कभी बाबा रामदेव निकाल रहे हैं, कभी कोई निकाल रहा है, कभी कोई निकाल रहा है। जब हमारी वैक्सीन आई थी ना, तब तक तो चाइना ज़िंदगी के मज़े लेके मास्क हटा के घूम के दोबारा से कीड़े मकोड़े खा रहा था, हम वैक्सीन ही ढूंढने लग रहे थे, वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी। तो भाई ये सब चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंट्री को वैक्सीन मिल गई थी, लेकिन हमारे को वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, तो ये गलत है। और है मातृ मृत्यु दर, इसका क्या मतलब होता है बेटा, मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो कभी कभार बच्चे पैदा होना भी बेटा बहुत ही ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने के टाइम पे क्या होता है, कभी कभार जब बच्चा पैदा नहीं हो पाता तो कई सारे केस में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और जो मम्मी होती है उनकी डेथ हो जाती है बच्चे पर। क्योंकि जैसे आप मूवी वगैरह में भी देखते हो, जैसे उसमें फिल्म वगैरह में दिखाते हैं कि जी एक ही जान बचेगी, या माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, ऐसे दिखाते हैं ना कई सारी मूवी में, या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा।
तो ऐसी सिचुएशन को मातृ मृत्यु दर कहते हैं कि वो सारी की सारी फीमेल्स जो बच्चे पैदा करते टाइम मर जाती हैं उनको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो भाई ये जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा होती है, ये जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा होती है वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है भाई। जब माँ को ही नहीं बचा पा रहा तो फिर क्या फिर तो प्रॉब्लम एरिया है भाई। तो और जिसके अंदर कम होती है ये, उसके अंदर माँ का हेल्थ स्ट्रक्चर बढ़िया है, जहाँ माँ और बच्चा दोनों ठीक है, कुशल मंगल है। तो ये 5 इंडिकेटर हैं जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि किसी कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। शिशु मृत्यु दर कम है तो बढ़िया, ज़्यादा है तो बेकार। जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है तो बढ़िया, कम है तो बेकार। पोषण स्तर ज़्यादा है तो बढ़िया, कम है तो बेकार। संक्रामक ज़्यादा है तो घटिया, कम है तो बढ़िया। मातृ मृत्यु दर कम है तो बढ़िया, ज़्यादा है तो बेकार। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और ये टर्म 2 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है 3 नंबर का। अच्छा जी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये टॉपिक छोड़ सकते हो चाहो तो। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। 2 टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। पहला है स्वास्थ्य आधारित संरचना में सरकार की भूमिका, कि सरकार क्या कर रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य आधारित संरचना में निजी क्षेत्र की भूमिका। 2 क्षेत्र हैं बेटा, एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। जैसे 2 तरीके के हॉस्पिटल मान लो, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट पे भी आ सकता है, दोनों पे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले ये आपको शायद बुक में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, लिखा तो है शायद निजी वाला लिखा हुआ है, लेकिन बहुत पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज नहीं लिखा हुआ है। तो पहले हम पढ़ते हैं सरकार की भूमिका क्या है। कह रहा है भाई सरकार बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जो है खुलवाती है। सबसे पहली बात तो एक से एक मेडिकल कॉलेज सरकार ने खुलवा रखे हैं। इंपॉर्टेंस बतानी है, बुराइयां नहीं करनी है, अच्छाइयाँ करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठा रही है ताकि मिलावट वाला खाना ना खाने से बंदों की हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। दवाई बनाने के लिए सरकार लाइसेंस देती है, जिसकी जांच करवाती है। मतलब अब मेडिसिन के काम में अगर हमें मेडिसिन का काम करना है तो उसके लिए लाइसेंस अभी भी ज़रूरी है। तो लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता। पहले जो बना रहा है ड्रग्स वगैरह उसकी पहले पूरी टेस्टिंग वगैरह होती है, जब पूरा ओके हो जाता है तब जाके उसको लाइसेंस मिलता है। एंड चिकित्सा व्यवसाय, जितने भी लोग डॉक्टर का व्यवसाय कर रहे हैं उनके पास डिग्री है या नहीं, नकली डिग्री तो नहीं है, इन सब का क्या करती है, इन सब का जो है ध्यान रखती है कि भाई कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं चल रही। पता चला लगा के बैठा हुआ है MBBS की डिग्री है और पता चला झोला छाप डॉक्टर है, तो भाई ये सब फ्रॉडपंथी को क्या करती है, चेक करती है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सरकार की हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये आप पढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, ये हमें नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना हमें, और ये भी नहीं पढ़ना। ये तो बहुत इजी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके अब तक क्या क्या आर्थिक सुधार हुए हैं। अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ी है, भारत में डिस्पेंसरियों की संख्या बढ़ी है, चेचक, पोलिया, कुष्ठ रोग, इन सब बीमारियों का इलाज आया है, बीमारियों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो भाई स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निजी क्षेत्र की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। ये बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब इम्पॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हमको बात करनी है। अब प्राइवेट वालों की, सरकारी में सरकार की बात करनी है, निजी में निजी की। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में। कुल अस्पतालों की संख्या लगभग 70% अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। लो 30% किसके हैं, गवर्नमेंट, 70% किसके हैं, निजी के, प्राइवेट वाले हैं। लगभग 40% बेड निजी अस्पतालों में है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे देख लो भाई, वेंटिलेटर ही नहीं है, दूसरे देशों से मंगाने पड़ रहे हैं। प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे बंदे, सरकारी में है नहीं, जितने थे वो फिल्ड हो चुके थे। तो बेड, वेंटिलेटर और जितनी भी चीज़ें हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए थी सरकारी के अंदर। लगभग 60% डिस्पेंसरियाँ निजी हैं। बाहरी क्षेत्रों में आने वाले 80% लोगों का इलाज निजी अस्पतालों में होता है। अभी हमें पढ़ेंगे
जो लोग दूसरे देशों से आते हैं, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। एक वर्ड है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन। मेडिकल टूरिज्म का क्या मतलब होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये होता है जब बंदा अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है अपना इलाज कराने, तो उसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो वो सारे के सारे फिरंगी जो अपना देश छोड़कर भारत के अंदर आते हैं इलाज कराने, तो उसको बेटा चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। अब जब वो आएंगे तो भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, ठीक है। तो भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। क्वेश्चन ये है भाई, अपना देश छोड़ के भारत में क्या कर रहा है आपने? अबे उसका देश भारत से मतलब क्या, उसके देश में इलाज नहीं है क्या? दिक्कत क्या है जो अपना देश छोड़ के यहाँ पे आ रहा है? तो इसके 2-3 वो हैं कि अपना देश छोड़ के वो यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला तो रीज़न ये है इसका कि भाई उसके देश में उस चीज़ का इलाज महंगा होगा। मान लो मेरे को जो है अपनी किडनी चेंज करानी है, मान लो उसके देश में उस चीज़ के 10 लाख रुपए लग रहे हैं और भारत के अंदर वही कमाकर 7 लाख रुपए में हो जाएगा। तो पहला तो ये हो सकता है कि भाई उसके देश में उसी चीज़ का इलाज महंगा है, आपके देश में सस्ता है, इसलिए वो आपके देश में आ रहा है। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसके देश में उस चीज़ का इलाज ही नहीं है, आपके देश में अवेलेबल है, ये इसका दूसरा रीज़न हो सकता है। या तीसरा इसका रीज़न ये हो सकता है कि उसके देश में अच्छे डॉक्टर, प्रोफेशनिस्ट डॉक्टर नहीं हैं, आपके देशों के अंदर है, इसलिए वो आ रहा है। तो रीज़न तो कई सारे हैं, रीज़न कई सारे हैं कि कोई आखिर बंदा अपना देश छोड़कर दूसरे देश में इलाज कराने क्यों जाता है। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया और इसी चीज़ को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इस पे बेटा नोट मेकिंग आ सकती है, नोट लिखिए 2-3 नंबर का। तो वो सभी लोग जो अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में अपना इलाज कराने जाते हैं उसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत के अंदर हर साल लाखों फिरंगी अपना इलाज कराने भारत के अंदर आते हैं, क्योंकि भारत के अंदर उस चीज़ का इलाज बहुत ही सस्ते रेट पे उपलब्ध है, अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनिस्ट डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट एक ही दिक्कत की बात है कि 80% इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, सरकारी में नहीं। किसी भी कोई भी फिरंगी जो दूसरे देश से आया है वो अपना इलाज भारत के अंदर आकर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं कराता, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। तो ये डेटा बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। अगर निजी क्षेत्र की इम्पोर्टेंस आती है तो ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि भाई आयुष का क्या मतलब होता है? आयुष का फुल फॉर्म बताइए, आयुष का क्या मतलब है? आयुष, आयुष कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आयुष, आयुष जो है वो भारत की चिकित्सा प्रणाली है। आयुष जो है इंडियन मेडिकल सिस्टम, ये आयुष क्या है? ये बेटा इसकी फुल फॉर्म है। ए से आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धि है, एच से होम्योपैथी है, ये वाई से योग है, ठीक है, इसको आयुष कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि या तो ये पूछेगा कि भाई भारत की चिकित्सा प्रणाली क्या है बता, या ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आयुष का पूरा नाम क्या होता है, आयुष का पूरा नाम बताइए। तो आयुष का जो पूरा नाम है, भारत चिकित्सा प्रणाली के 6 भाग हैं जिसको आयुष के नाम से जाना जाता है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है योग, तीसरा है यूनानी, चौथा है सिद्ध। मतलब कितनी तरीके के इलाज, कितनी तरीके की मेडिसिन कह सकते हो भारत के अंदर अवेलेबल है। भाई किसी को आयुर्वेद लगती है, किसी को होम्योपैथिक लगती है, किसी को यूनानी लगती है, ठीक है, हर तरीके की दवाइयाँ अवेलेबल हैं भारत के अंदर। तो इसी चीज़ को इंडियन मेडिकल सिस्टम कहते हैं, भारतीय चिकित्सा प्रणाली। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब आते हैं अगले मुद्दे पे। ये सब बेटा छोटे छोटे, इसमें बस हेल्थ सेक्टर में दिक्कत क्या है, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत सारे हैं। अब देखिए, अब है जीबीडी क्या है, प्री बोर्ड में आया था अभी क्वेश्चन, जीबीडी। जीबीडी क्या होता है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कहते हैं इसको। अब ये क्या दिक्कत होती है जीबीडी? अब ये समझिए, ये एक सूचक है जिसके द्वारा विशेषज्ञ ये पता लगाते हैं कि किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तथा ये भी पता लगाते हैं कि उस रोग के कारण
असमर्थता में लोगों ने कितने साल बिताए जिसमें वह देश के लिए कोई उत्पादक कार्य नहीं कर सका। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जीबीडी क्या होता है। जीबीडी कोई बंदा नहीं है, जीबीडी कोई बंदी नहीं है, जीबीडी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। जीबीडी कोई बीमारी नहीं है। जीबीडी क्या है? जीबीडी उसने बोला एक सूचक है। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा। ये जो है ये आपको दो चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता है कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी बीमारी, अब वो बीमारी छोटी से छोटी हो या वो बीमारी बड़ी से बड़ी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर किसी भी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की वजह से वो जो है, यहाँ पे लिखेंगे पहला आपको इसने बोला असमर्थता। पहला क्या लिखा? असमर्थता। असमर्थता का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के कारण वो कितने टाइम पीरियड तक काम नहीं कर पा रहा। किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है अगर, तो वो कितने टाइम पीरियड तक, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने टाइम तक काम नहीं कर पा रहा वो उस बीमारी की वजह से। ये आपको जीबीडी बताता है। असमर्थता, किस में असमर्थता? काम में असमर्थता, कि वो कुछ देश के लिए कोई भी उत्पादक कार्य नहीं कर पा रहा, किसी भी काम में वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा क्योंकि उसे बीमारी लग चुकी है, वो वाली। दूसरा ये आपको क्या बताता है? असमय मरने वाले लोगों की संख्या। इसका क्या मतलब है? असमय मरने वाले लोगों की संख्या। इसका क्या मतलब होता है कि अगर उस बंदे को वो बीमारी हो गई, देखो हर बंदे की एक लाइफ अभी हमने ऊपर पढ़ा बेटा कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हर उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि वो कितना जिएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, तो हर बंदे की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि भाई ये इतना जिएगा। लेकिन अगर उस बंदे को वो बीमारी हो जाती है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कोई बंदा है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है कि ये बंदा 70 साल तक जिएगा ही जिएगा। अगर उस बंदे को वो बीमारी हो गई तो उस बीमारी के कारण अब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी बेटा? अब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब वो जो है 70 साल नहीं जी पाएगा। अब मान लीजिए वो वैसे तो जीता 70 साल, अगर उसे वो बीमारी ना लगती। अब मान लो इसको जो है कैंसर हो गया इस व्यक्ति को, और ये 70 साल से ही पहले ही लुढ़क गया, ये मान लो 40 में ही लुढ़क गया। तो भाई जीबीडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो ऐसे सभी लोगों की संख्याओं को मेज़र करता है जो कि जिसकी जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बंदा ऑन एन एवरेज जितना जीना चाहिए था उससे पहले ही लुढ़क गया क्योंकि उसको वो बीमारी हो गई थी। तो जीबीडी आपको दो चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता है। पहला, काम में असमर्थता, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है तो बंदा कितने टाइम पीरियड तक काम करने में असमर्थ है, ऐसे लोगों की संख्याओं को जीबीडी बताता है। और अगर उस बंदे को वो बीमारी लग गई, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लग गई जिससे कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डिक्रीज़ हो रही है, जितना वो जीना चाहिए था उससे पहले ही लुढ़क लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीबीडी ऐसे लोगों की संख्याओं को भी इंडिकेट करता है। तो जीबीडी कोई बीमारी नहीं है, जीबीडी एक तरीके का फॉर्मूला है, एक इंडिकेटर है, एक मेज़रमेंट का टूल है जो दो लोगों की संख्याओं को निरूपित करता है। पहला, जो ऑन एन एवरेज जितना जीना चाहिए तो उससे पहले ही लुढ़क लिए, और दूसरा वो सारे बंदे जो जिनको कोई बीमारी लग गई तो कितने टाइम पीरियड तक वो काम करने में असमर्थ हैं। तो ये भी बेटा इम्पॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में लड़कों के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ भी हो सकता है। अब तो सेट वाइज पेपर आ रहा है, कुछ भी जो भी हो रहा है, तो भाई कहीं पे भी ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, वैसे तो थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, ये देख लीजिए 5 मिनट का हो रहा है बस। कह रहा है ये भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी टॉपिक, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य आधारित संरचना का भेदभाव। इस टॉपिक के अंदर बेटा आपको ये पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, TR जैन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा बॉक्स में।
इस टॉपिक के अंदर ये पूछा गया है कि भाई सारी की सारी हेल्थ फैसिलिटी शहरों के अंदर क्यों है, गाँव के अंदर क्यों नहीं है? आखिर गांव के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए शहरों में क्यों आना पड़ता है, भेदभाव क्यों है इतना? तो ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में डिस्पेंसरियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से लोगों को शहरों में आना पड़ जाता है। गांव में एक्सरे या खून जांच जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से छोटा मोटा एक्सरा भी कराना होता है तो लोग गांव से शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। गांव में शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा एंड ऐसे जैसे आवश्यक चिकित्साओं का भी अभाव है। शादीशुदा महिलाओं में 50% से ज़्यादा रक्ताभाव से ग्रस्त है एंड लिंग अनुपात लगातार बढ़ रहा है। अदार भ्रूण कन्या की हत्या हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे बच्चा पैदा होने से ही पहले जैसे जो होते हैं कि भाई हमें तो जो है लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए भाई मेरे को, तो पहले ही टेस्ट करा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। लड़की होती है तो भाई अबॉर्शन करा के पहले ही उसको जो है मार देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ही ज़्यादा होता है। गांव में भी आजकल ये सब चीज़ें, ये सब ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये गैर कानूनी कार्य है। तो ये सब चीज़ें, जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है बेटा, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं सारी की सारी वो शहरी क्षेत्रों के अंदर उपलब्ध हैं। इसलिए लोग जो हैं छोटे से छोटा इलाज कराने के लिए भी गांव से शहरों की तरफ जो है उनको प्रस्थान करना पड़ जाता है। ये जो है भेदभाव है, ये चीज़ गलत है। शहरों में भी ये सारी की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वास्थ्य आधारित संरचना की आलोचना। यहाँ पे हमें बेटा बुराइयाँ बतानी है हेल्थ सेक्टर की, इंडियन हेल्थ सेक्टर की बुराइयाँ बतानी है हमें। यहाँ पे जिस भी टॉपिक के अंदर आलोचना लिखनी हो, इसका मतलब है उसका बुराइयाँ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो भाई पहला है स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। इसका मतलब है शहरों में सुविधाएं उपलब्ध हैं, गाँव में है ही नहीं, असमान वितरण है। ऐसी बीमारियाँ जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्तियों तक फैलती हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाओ, जिस दिन सरकारी हॉस्पिटल के तुम बाथरूम में पहुंच गए, उसके बाद तुम दोबारा वापस कभी नहीं जाओगे। कुपोषण की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है और मानव शक्ति का अभाव है, मतलब मेडिकल ग्रेजुएट का अभाव, मतलब अच्छे डॉक्टरों की यहाँ पे जो है कमी है। और जो ससुरे अच्छे होते हैं वो पढ़ लिख के दूसरे देशों में भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसा जो सैलरी पैकेज, जो चीज़ उनको भारत से एक्सपेक्ट होती है वो यहाँ पे उनको मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। अच्छी अच्छी हस्तियाँ, चाहे गूगल का CEO ले लो, ट्विटर का ले लिया, बेचारे की जॉब चली गई, ठीक है। अच्छे अच्छे बंदे दूसरे देशों की कंपनियों के CEO बन के बैठे हुए हैं, दूसरे देशों की, भारत को छोड़ के। ऐसे ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब भारत को छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ये सब चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं भारत से, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो आलोचना में हमें बुराइयाँ करनी है हेल्थ सेक्टर की, बस और कुछ नहीं है। सब क्वेश्चन हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेटा इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है ये आप घोल कर पी जाइएगा। ये इस पूरी की पूरी शीट में भेज दूंगा और इस चैप्टर को इसी से ही पढ़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर हेल्थ वाला।